नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लखनऊ के लोक भवन में मेधावियों के सम्मान का बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1745 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे और इसमें केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर मेधावियों का सम्मान किया गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन और 125 साइंस लैब का लोकार्पण भी किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के स्कूलों में पढ़ाई कम होती थी और परीक्षाओं में नकल की तस्वीरें सामने आती थी। 3-3 महीने तक परीक्षाएं ही होती रहती थी, फिर रिजल्ट लेट आता था। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ है। परीक्षार्थियों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं, प्रदेश स्तर के प्रदेश की मेरिट सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्हें आज यहां प्रदेश में और जनपद स्तर के मेरिट से जुड़े हुए सभी मेधावी छात्रों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। तो वहीं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर रायबरेली में मंत्री समूह ने संयुक्त रूप से जनसभा का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित राज्य मंत्री दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं जल शक्ति मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में जिताने की अपील की। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ रायबरेली में भी विकास हुआ है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी की सरकार समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना पर काम करती है। देश भर में विकास हो रहा है और रायबरेली में उसी टक्कर का विकास हो रहा है। चुनाव क्या समय से पहले होंगे? क्या चुनाव समय पर होंगे? चुनावी मोड में दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि समय पूर्व चुनाव होंगे लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है और ये वोट प्राप्त करने की मशीन भी नहीं है। हम सिद्धांतों के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति करते हैं और 24 घंटे 365 दिन पार्टी को बढ़ाने के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। तो वहीं मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन बदायूं में भी हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता सम्मान समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री BL वर्मा ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में हुआ।
मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में भाजपा का जनसंपर्क महाअभियान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान के भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल दिखाई दिया। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्षों में बदलाव के काम हुए, खासतौर पर जो बुनियादी विकास था उसको गति मिली, सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला, जनधन के जरिए, उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए। और बड़े जो वैचारिक मुद्दे थे, वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो, चाहे कश्मीर में 370 हो, ऐसे बहुत से मसले थे जिनका समाधान हुआ। यही तो हमारी सफलता है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर न सनातन संस्कृति को मानते थे, न भगवान राम के अस्तित्व को वजूद को मानते थे, जो नहीं मानते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की यही कमाल है कि वो लोग हिंदुत्व के ही विचारधारा पे हमसे भी ज्यादा कट्टरपंथी हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो नकली हो, भले ही कोई हो, लेकिन आज वही लोग हिंदुत्व को मानने के लिए, सनातन संस्कृति को स्वीकार करने के लिए, भगवान राम के अस्तित्व को मानने के लिए बाध्य हुए। यही सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की। तो वहीं सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसों और दरगाहों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के आदेश के खिलाफत कर दी है। सांसद ने कहा कि मदरसों का संचालन और मुसलमान बच्चों की तालीम रोकने की मदरसों में योग दिवस किया जा रहा है। इसका तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे, तो पहले ना था। लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, राष्ट्रीय महासचिव हाफिज नूर अहमद और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सैयद अशरफ कादरी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में उत्तराखंड में मुसलमानों के पलायन को रोकने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि पुरोला में होने वाली घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाए, लेकिन इसकी वजह से वहां हो रहे मुस्लिम आबादी के पलायन को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पत्र में पुलिस की तरफ से मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पुरोला में रहने वाली मुस्लिम आबादी को 15 जून तक अपना मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। उत्तराखंड स्टेट के जिला काशी में एक गांव पुरोला है। वहां पर कुछ दिनों पहले प्यार मोहब्बत के सिलसिले में एक वाकया हुआ। तो उस वाकये में जो लोग मुलजिम थे उनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। मगर कुछ गैर मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चंद शरारती तत्वों ने एक पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकानों पर, मकानों पर, कि मुसलमान 15 जून से पहले पहले अपना मकान दुकान खाली कर लें। तो वहाँ पर मुसलमानों में दहशत कायम है और मुसलमान पलायन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसके लिए शीर्ष अधिकारियों की 2 टीमें बनाई हैं और ये टीमें मदरसों की आय के स्रोतों का पता लगाएंगी। इसके साथ ही नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की भी जांच होगी। विभाग ने 13 जुलाई की डेडलाइन भी निर्धारित कर दी है, यानी 13 जुलाई तक मदरसों की जांच पूरी हो जाएगी। और जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2-2 अलग टीमें बनाई गई हैं, जो 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
दिल्ली में होने वाली 31वीं AIKF राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में प्रयागराज के 25 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत के कई राज्यों से प्रतिभागी भाग लेंगे और इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल होंगी। तो वहीं आपको बता दें, प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ी पदक जीतने के लिए भरपूर तैयारी में हैं। तो वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर कोच स्मृति शंगुलू से जनता टीवी ने खास बातचीत की, सुनी। ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन की ओर से जहां राष्ट्रीय प्रतियोगिता का 31वां आयोजन हो रहा है, ये आयोजन दिल्ली के कटोरा स्टेडियम में होगा और ऐसे में प्रयागराज के 25 यहाँ से खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। और हमारे साथ कराटे की यहाँ पर मौजूदा स्मृति सांगलू जी हैं, जो कोच हैं, जिन्होंने 25 बच्चों को प्रशिक्षण दिया है और उनको तैयार किया है। पहले भी वो गोल्ड मेडल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हासिल कर चुके हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह का आयोजन हो रहा है, किस तरह से उनको बच्चों को तैयारी करने में किस तरह का सामना करना पड़ा है और कितनी चुनौतियां थी। स्मृति जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से आपने इस बच्चों को तैयार किया? इन बच्चों को पहले भी गोल्ड मेडल और हासिल कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट, अब किस तरह की तैयारी और नेशनल में किस तरह से आप लोग प्रतिभाग करेंगे? देखिए आमिर जी, हम 31वां ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन का ये कंपटीशन होने वाला है नेशनल लेवल पे, जो कि कोविड से पहले 2019 में हुआ था लास्ट, और अब ये 4 साल के उपरांत कोविड के बाद ये नेशनल कंपटीशन फिर से हो रहा है। तो बच्चों में जो उत्साह है इसके लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेशनल होता है जिसमें अगर बच्चे जीतते हैं तो उनका आगे चांस बनता है किसी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो कि अगर इंडिया की तरफ से जाएंगे तो इनको सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुलाया जा सकता है। तो उसके लिए सारे बच्चे, चाहे वो जूनियर हो, सब जूनियर हो, कैडेट्स हों, मेन हो, सीनियर हो, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर वो इस कॉम्पिटिशन में जीतते हैं तो, उनके पास अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल होता है तो इसलिए इस बार फिर से चांस मिला है हम लोगों को और यहाँ से 25 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जो कि पिछले जो टूर्नामेंट्स, जो कि ओपन टूर्नामेंट्स हैं, नेशनल टूर्नामेंट्स हैं, स्टेट हैं, उनमें जिन्होंने बच्चों ने यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, SGFI गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ जब वो गोल्ड सिल्वर जीतते हैं तो उसके बाद ये सिलेक्शन होता है कि हाँ ये बच्चे वहाँ जा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक अंदरूनी सिलेक्शन होता है फिर से कि ये बच्चे हाँ उस लेवल पे खेलने लायक ये बच्चे हैं। देखिए, आप कश्मीरी पंडित से भी बिलोंग करते हैं और लगातार आपने समाज सेवी में लगातार आप लोग काम करते रहते हैं। इसमें कुछ कश्मीरी पंडित बच्चे भी काम कर ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कश्मीरी पंडित बच्चे हैं इसमें, और 3 बच्चे हैं जो हमारे ही परिवार के हैं, जो इस खेल को आगे बढ़ा रहे हैं इस देश में, ताकि वो अपने देश का नाम बाहर जाके भी रोशन कर सकें। फिलहाल अब ये मौका मिल रहा, कहीं ना कहीं जिस तरह से परेशानियां आप लोग ने उठाई है उसके बाद आज नेशनल में प्रतिभाग करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? क्या देखिए, ये तो एक अलग ही उत्साह है कि जो परेशानियां उठाई हैं वो तो अपने अलग लेवल पे हैं, मगर ये खेल से जुड़ के हमको जो खेल के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और हर जगह प्रोत्साहित किया जाता है, अगर कश्मीरी पंडित हैं तो उनको बहुत प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग आगे आएँ, करें। तो इसलिए जो बच्चे इस समय कश्मीरी पंडित हैं और बाकी जो और भी बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सब लोग आगे जाएं, खेलें, मेडल जीतें, देश का नाम आगे रोशन करें। कितने गोल्ड लाने का लक्ष्य है इस बार? देखिए, हम लोगों ने अभी तक हमारे 12 गोल्ड हमारा मैक्सिमम रिकॉर्ड रहा है। हम चाहेंगे कि इस बार हम इसको भी ब्रेक करें। 12 गोल्ड हम ले चुके हैं पहले, पिछले बार के AIKF में हमने यूपी को रिप्रेजेंट किया था और हम लोग पूरे इंडिया में जहां 29 स्टेट खेलते हैं उसमें 3rd प्लेस पे आए थे। पिछला जो ओपन नेशनल हुआ था 2022 में, जिसकी वजह से ये सिलेक्शन हुआ है, उसमें हम पूरे इंडिया में 2nd प्लेस पे आए थे। तो इस बार हमारा जो एम है उससे ऊपर ही उठने का है। अगर बच्चों के प्रयास ने अगर साथ दिया तो हम ज़रूर और ऊपर जाएंगे। तो हमारे साथ थे स्मृति सांगलू जी, जिन्होंने बताया कि पिछली बार 12 गोल्ड हासिल किए थे, इस बार भी रिकॉर्ड को ब्रेक करने का उनका लक्ष्य है। अगर उनके बच्चों ने उनका साथ दिया तो वो इस बार रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उधर ताज नगरी आगरा में अब लजीज खाने का स्वाद लेना हो या फिर रेलवे के इतिहास की जानकारी, तो उसके लिए जल्द ही एक अनोखी सौगात मिलने जा रही है। आगरा में हेरिटेज पार्क होगा तैयार और आपको बता दें, इस पार्क की खासियत यह है कि इसी कूड़े के ढेर को हटाकर यहां पर यह पार्क तैयार किया जा रहा है।
करीब 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में बन रहे पार्क में रेलवे की हेरिटेज संपदा से भी रूबरू हुआ जा सकेगा और इस पार्क में ट्रेन का एक कोच भी रखा हुआ है जिसे राजस्थान शैली में सजाया संवारा जा रहा है। इतना ही नहीं, कोच के अलावा हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया जा रहा है जिसमें रेलवे से संबंधित जानकारी ली जा सकेगी। पार्क को हिल्टन ग्रुप में डेवलप किया जा रहा है। जुलाई के आखिरी तक पार्क चालू कर देने की बात कही जा रही है। आगरा डिवीजन में यूपी का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेलवे हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये एक ओपन एयर म्यूजियम की तरह है जिसमें रेलवे की हिस्ट्री और हेरिटेज से रिलेटेड पुरानी रेलवे की जो प्रणालियां हैं इनको डिस्प्ले करेंगे, जिससे बच्चों को और आगरा के सभी वासियों को हम रेलवे की हिस्ट्री के बारे में जागरूक कर सके। साथ ही इसमें एक रेल कोच रेस्टोरेंट भी है जिसमें अलग अलग थीम पे अलग अलग व्यंजन परोसे जाएंगे, जो कि एक अच्छी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी। सहारनपुर में महिला पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीजीआई अजय साहनी ने की और इस दौरान राज्य सरकार की बनाई गई 29 योजनाओं पर चर्चा हुई। और आपको बता दें कि महिलाओं के हित में बनाई गई महिला सशक्तिकरण योजना के तहत महिला कर्मचारी गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याण समिति के योजनाओं की जानकारी देंगी। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी महोदय की तरफ से हम लोग को निर्देशित किया गया है शासन स्तर पर 12 तारीख से एक 15 दिवस का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान केवल महिलाओं को केंद्रित करके किया जा रहा है। इसमें पुलिस की तरफ से लक्ष्य ये है कि पूरे हमारे जो जनपद हैं उनको महिला बीट में बांटा गया है। बीट में पूरे जनपद के छोटे छोटे एरिया को लिया गया है जिसकी बीट की नोडल वहाँ महिला कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है। और चलिए अब एक नजर 4 मिनट में 18 मंडल पर। एटा में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हापुड़ में हत्या के मामले में आरोपी बालिग युवक को फर्जी टीसी के आधार पर नाबालिग दिखाने पर प्रिंसिपल पर मुकदमा हुआ दर्ज। लखनऊ में बस अड्डा के बाहर खड़ी बस में लगी आग, पुलिस को मिली सूचना, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। बांदा में सिरफिरे पिता ने बेटे और बहू के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत की घाट, हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बांदा में 50 साल से नगर पालिका से फ्री होल्ड पर दुकान चला रहे दुकान पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात रहा। सहारनपुर में पुरानी पेंशन को बहाल कराने और निजीकरण को रोकने के लिए एनपीएस यात्रा बिहार से सहारनपुर पहुंची, कर्मचारियों और शिक्षकों ने किया यात्रा का स्वागत। सहारनपुर में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर, डीएम ने रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया, डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहा। बदायूं में आग लगने से लगभग आधा दर्जन घर चपेट में आए, 3 बकरी समेत 4 जानवरों की मौत भी हुई, 6 लाख का नुकसान, ग्रामीणों ने खुद ही पाया आग पर काबू। बदायूं में अलीगढ़ की आरएएफ कंपनी ने पुलिस के साथ किया योगाभ्यास, बदायूं के रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम, योगाभ्यास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अलीगढ़ में शहीदों के सम्मान में उतरी कांग्रेस पार्टी और अलीगढ़ स्वर्णकार कमेटी मैदान में, शहीदों के अपमान के विरोध में अलीगढ़ डीएम को सौंपा गया ज्ञापन, भाजपा नहीं करती शहीदों का सम्मान, ये बात कही गई। मुजफ्फरनगर में घर में सोते समय किसान की धारदार हथियार से हत्या, 1 वर्ष से मृतक किसान का बेटा भी है लापता, पुलिस जांच कर रही है। फतेहपुर में नाबालिग छात्रा को अगवा कर रेप करने का गांव के युवक ने दिया वारदात को अंजाम, परिजनों ने डीएम के ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। अलीगढ़ में पत्नी के आतंक से परेशान पति ने लगाई एसएसपी से गुहार, घर में रखी 1,60,000 रुपए की नकदी लेकर पत्नी है फरार, थाना पुलिस को कार्रवाई करने के दिए गए आदेश। बरेली में हनी ट्रैप में फंसाकर व्यापारी, रिटायर्ड अधिकारी, नेताओं और समाज सेवियों को फंसाया जाल में, सभी की न्यूड फोटो और वीडियो बनाकर गैंग ने किया ब्लैकमेल, गैंग वसूल चुका है करोड़ों रुपए, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिजनौर में गुलदार ने महिला पर किया हमला, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, वन विभाग ने गांव में की मुनादी, खेतों पर अकेले न जाने की हिदायत दी। रायबरेली में जेठ ने छोटे भाई की गर्भवती पत्नी को फावड़े से मारा, महिला की रास्ते में ही हुई मौत, मामूली विवाद को लेकर हुआ था विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में गिट्टी भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक पलटने के बाद लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत, मौके पर पहुंची पुलिस।
सहारनपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के 4 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अबरार जमाल साबरी ने कहा, मुसलमानों की तरक्की से ही हिंदुस्तान की तरक्की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।